माने, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि। पीएमसीएच में 2 दिनों में 25 नए मरीज भर्ती। पिछले 4 दिनों से एम्स में एक भी बेड खाली नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर इस वक्त नवादा से है, जहां बेकाबू भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई की है। पुलिस की मौजूदगी में ही लोगों ने युवक को बेरहमी से मारा है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस युवक को भीड़ के चंगुल से निकाल कर ले गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक युवक के पीछे कई लोग लगे हुए हैं। पुलिस भी बीच बचाव कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। दरअसल गोविंदपुर में एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। मृत युवक के पिता की हत्या भी करीब 3 साल पहले कर दी गई थी और इस वारदात के बाद नाराज लोगों ने एक संदिग्ध युवक अरविंद यादव को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। किसी तरह मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को भीड़ के चंगुल से निकाला और अपने साथ लेकर गई। ग्रामीणों ने एडीपीओ को बताया कि महेशपुर का दुलार यादव इन सब के पीछे जिम्मेवार है। आपको बता दें कि पुलिस ने अविलंब उसके घर पर छापेमारी की, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। अब तक इस मामले में कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन बेकाबू भीड़ की पिटाई और बेकाबू भीड़ किस तरह से कानून को अपने हाथों में लेती हुई नजर आ रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अनिल विशाल हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, पूरा मामला क्या कुछ है? दरअसल अलीम, आपको ये बता दूं तो पूरा मामला जो शुरुआती रूप में जो निकल कर आ रहा है वो जमीन को लेकर एक विवाद बताया जा रहा है, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने जैसे ही लोगों को पता चला कि सब जो है नदी के किनारे फेंका हुआ है, तो सबको देखने के बाद ही पूरे ग्रामीणों का आक्रोश चरम पे पहुंच गया। और उसी स्थान पर एक जो इस पूरे मामले में जो संदिग्ध बताया जा रहा है, जो आरोपी के रूप में जिसकी पहचान हुई है, वो भी वहां मौजूद था और उसे देखने के बाद ग्रामीण आग बबूला हो गए और उसे जमकर उसकी धुनाई कर दी और पुलिस अभिरक्षा में उसकी जमकर पिटाई की। हालांकि पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के चंगुल से उसे छुड़ाया गया और बड़े ही नाजुक स्थिति में उसे अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले को शांत कराने के लिए जब एसडीपीओ के नेतृत्व में जब वहां पहुंची, ग्रामीणों का गुस्सा एक बार फिर से फूटा। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क जाम कर अपना विरोध भी जताया और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया कि इस पूरे घटना के पीछे एक महेशपुर गांव का ही एक व्यक्ति दुलार यादव है, जिसके इशारे पे यह सब हो रहा है। पुलिस ने अविलंब वहां छापेमारी की और वहां भारी मात्रा में अग्निशास्त्र और अन्य। अनिल, क्या दुलार यादव को भी गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल अलीम, दुलार यादव समेत कुल इस पूरे मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। तो पुलिस का अनुसंधान अभी जारी है और इस पूरे मामले में जो प्राथमिकी की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और जो हिरासत में लिए गए जो व्यक्ति है उनके आधार पर और भी लोगों की शायद गिरफ्तारी संभव हो पाएगी। पुलिस इलाके में कैंप कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सबको अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जी, फिलहाल जो परिजन हैं, जो लोग हैं जो इस शख्स की पिटाई कर रहे हैं, उनका क्या मानना है? क्या अब वो पूरी तरह से मुतमईन नजर आ रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए अलीम, अभी स्पष्ट रूप से यह नहीं हो पाया है कि हत्या किस कारण हुई है। परिजनों का यह जरूर आरोप है कि जमीन की बिक्री को लेकर यह पूरा मामला आया है, मगर जो मुख्य आरोपी जो है वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है। उन लोगों का यही कहना है कि जमीन की खरीद बिक्री को लेकर कुछ मामला हुआ है और उसके बाद से ही कल जो पेट्रोल पंप से जब वो काम कर लौट रहा था तो उसे कुछ लोगों ने फोन कर घर से वापस बुलाया, फोन कर रास्ते से ही वापस बुलाया। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला और आज उसकी लाश नदी से मिली है। अली, चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। मधुबनी कांड के पीड़ित परिवारों को तकरीबन 10 दिनों बाद थोड़ा सुकून उस वक्त मिला जब परिवार का बड़ा बेटा संजय सिंह घर लौट आया। संजय सिंह के लौटने से घर की दरो दीवार सिसक पड़ी। पिता दहाड़ मारकर रोने लगे। बच्चे उम्मीद की नजर से देखने लगे, मानो
संजय सिंह नहीं संबल लौटा हो। सलाखों से घर लौटे संजय सिंह, पीड़ित परिवार को मिला बड़ा संबल। महमदपुर नरसंहार में रिहाई का मरहम। सलाखों से संजय सिंह को रिहाई मिल गई है। संजय सिंह की आंखों में लहू तैर रहा है। गमगीन चेहरा और खामोश लब बताने को काफी है कि संजय सिंह के दिल पर क्या गुजर रही है। महमदपुर नरसंहार के पीड़ित परिवार के चिराग संजय सिंह के घर लौटने पर एक बार फिर जख्महारे हो गए। पूरा परिवार उस खौफनाक मंजर के दर्द से सिहर उठा जो होली के दिन मिला था। एक साथ संजय सिंह के 3 सहोदर और 2 चचेरे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक और भाई अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इन सब के बीच संजय सिंह का घर लौटना पीड़ित परिवार के लिए मानो अंधेरे में चिराग का जल उठना है। पीड़ित परिवार का सबसे बड़ा बेटा घर लौट आया है, जो परिवार के लिए किसी संबल से कम नहीं है। दरअसल मछली विवाद को लेकर होली के दिन संजय सिंह के 3 सगे भाई और 2 चचेरे भाइयों को गोलियों से भून दिया गया था। अब एक और पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर कोर्ट से रिहाई का मरहम मिला है। इधर महमदपुर नरसंहार के 16 गुनाहगारों को पुलिस ने सलाखों में भेज दिया है, जिसमें मुख्य आरोपी प्रवीण झा उर्फ रावण, भोला सिंह, चंदन झा, कमलेश सिंह और मुकेश साफी है। 6 मुख्य आरोपी जो हैं, जो मुख्य गिरफ्तारी हुई है और लगातार पुलिस पिछले 1 हफ्ते से जो रात भर दबी चल रही थी और एक बड़ी कामयाबी मिली है। कहाँ से कैसे गिरफ्तारी हुई है सर? ये इनका जो है आज हम लोग बिस्फी थाना क्षेत्र में रघौली है, वहाँ पर एक ब्रह्मेश महतो करके हैं, उनके यहाँ पर वो छुपे हुए थे। उसी में पुलिस को टेक्निकल और मैनुअल इनपुट मिला, गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। इस क्रम में पूछताछ करते हुए और भी अन्य लोगों पर भी गिरफ्तारी अभी जारी है। गैबीपुर गांव और महमदपुर गांव के 2 परिवारों में मछली को लेकर विवाद था। 6 महीने पहले संजय सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। तब से महमदपुर कांड के पीड़ित परिवार के बड़े बेटे संजय सिंह जेल में थे। अब मधुबनी जेल से संजय सिंह जमानत पर रिहा होकर घर लौट आए हैं। मधुबनी से संवाददाता अमित रंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं कोरोना की, जिसकी रफ्तार एक बार फिर से देश भर में तेज होती जा रही है। जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उससे यही लगता है लोगों से कोरोना नियमों के पालन करने की लगातार अपील की जा रही है, तो वहीं लापरवाही के मामले भी सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच मास्क और हैंड सैनिटाइजर की बिक्री भी तेजी से हो गई है, लेकिन राजधानी रांची में सैनिटाइजर के मनमाने रेट वसूले जा रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। न्यूज़ 18 आज आपको रांची के कुछ मेडिकल स्टोर की हकीकत बताने जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कोरोना के नाम पर सजा दिया गया है बाजार, जहां दुकानदार की मर्जी चलती है और आपको अपनी जेबें ढीली करनी पड़ रही हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना वायरस जो एक बार फिर से हमें डरा रहा है। बीते कुछ हफ्तों में जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उसने आम और खास सभी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। झारखंड में भी कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि राजधानी में ही सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हुए हैं। प्रशासन भले ही जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन इन सबके बीच कोरोना के नाम पर राजधानी रांची में ही बाजार सज चुका है। जी सही सुन रहे हैं, कोरोना से लड़ने का जो सबसे कारगर हथियार मास्क और सैनिटाइजर है, उसी की मनमानी कीमत लोगों से वसूली जा रही है।
न्यूज 18 ने ऐसे ही कुछ मेडिकल स्टोर की पड़ताल की और जानना चाहा कि सैनिटाइजर क्यों अचानक से महंगा हो गया। हमारे संवाददाता पहुंच गए मेडिकल स्टोर और दुकानदारों से पूछताछ की। ध्यान से सुनिए। तो रेट क्यों बढ़ जाएगा भैया? ये बढ़ रहा है कोरोना इसलिए बढ़ जाएगा। डिमांड रहेगा, अगर डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई नहीं रहेगा तो रेट तो बढ़ेगा, रेट तो बढ़ेगा ही। इतना दिन से सैनिटाइजर कोई पूछ नहीं रहा। हालांकि कोर्ट तो तय कर दिया है ना, कोर्ट तो तय कर दिया था कि अब इतना ही रहेगा, उस कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, माल कोर्ट को बोलिए माल देगा, कोर्ट को बोलिए माल देगा। एमआरपी से ऊपर कोई नहीं ना बेच रहा है, सब तो एमआरपी के अंदर नहीं बेच रहा है। 500 रुपए का शॉप। और वो N95 वाला कितना पड़ रहा है अभी? 95 20 रुपए से स्टार्ट है भैया, 60 रुपए तक का। अभी मतलब उस क्वालिटी का माल नहीं आया, अभी हाई क्वालिटी का माल नहीं मंगवाया। देखना कितना पड़ेगा इसका, इसका कितना? 700। ये फिर इधर रेट बढ़ा क्या है? बढ़ गया। अच्छा, ये जो भी आप 700 बोल रहे हैं, हमको लग रहा है ये 400 समथिंग ले गए थे हम। 500 में नहीं, हम लोग ले गए हैं आप ही के यहाँ से। ले जाते थे उस समय 400 खरीदा था। बोलिए नहीं बढ़ा के नहीं बोल रहे, हम रेटे बढ़ के आ रहा है, क्या कीजिए। वो क्वालिटी है, आप देखें ना। हाँ, इसका तो है क्वालिटी है, तो रेट और 100 रुपये बढ़ गया। तो न्यूज 18 की पड़ताल में ये बात साबित हुई कि बहुत सोच समझकर सैनिटाइजर की एमआरपी तय की गई है, तभी तो खुद रेट तय कर दुकानदार अपने हिसाब से सैनिटाइजर बेच रहे हैं। कहने को ये एमआरपी रेट से कम पर लोगों को सैनिटाइजर उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन इसी एमआरपी के नाम पर लूट का खेल भी जारी है। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा ये गोरख धंधा वाकई शर्मनाक है और बेहद गंभीर भी। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की। तो जाहिर है कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। पिछले 4 दिनों से 1 लाख से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं, लिहाजा एक बार फिर सैनिटाइजर की खपत बढ़ गई है, जिसका फायदा कुछ दुकानदार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जानना जरूरी है कि सरकार ने कितने सैनिटाइजर के लिए और क्या रेट तय किए हैं। आपको बता दें कि 100 मिलीमीटर का दाम 50 रुपए तक तय किया गया है और इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। वहीं बात करें 200 मिलीमीटर सैनिटाइजर की, तो इसकी कीमत 100 रुपए तय की गई है और 500 मिलीमीटर की कीमत 250 रुपए अधिकतम निर्धारित की गई है। और केंद्र सरकार ने सैनिटाइजर की दर 110 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की है, यानी कि 5 लीटर सैनिटाइजर का अधिकतम खुदरा मूल्य 550 रुपए होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा कीमत लेकर कोई दुकानदार सैनिटाइजर की बिक्री करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ज्यादा रेट लेने वालों की शिकायत करें और न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप इसका इस्तेमाल जरूर करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और ये तमाम जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस दिए गए हैं उसका पालन अवश्य करें। और खबरें लगातार जारी रहेंगी। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की, और बड़ी खबर यह है कि बेतिया में पुलिस और पब्लिक की भिड़ंत हो गई है। दरअसल दुकानदारों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। जब पुलिस के जवान अतिक्रमण हटाने गए थे, उसी दौरान पुलिस के जवानों पर दुकानदारों ने हमला बोल दिया और झड़प में एक जमादार और 2 दुकानदार जख्मी हुए हैं। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी पुलिस और उस दौरान जो दुकानदार थे जिनके दुकानों को हटाया जा रहा था वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया और पुलिस पब्लिक के भिड़ंत की ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। किस तरीके से बड़े तादाद में वहां पर दुकानदार जमा हो गए और आपको बता दें कि पुलिस भी यहां पर पहुंची हुई थी और पुलिस और पब्लिक में पहले कहासुनी हुई, उसके बाद बात बिगड़ती चली गई और फिर उसके बाद तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की की गई, एक दूसरे पर लाठियां बरसाई गई, पत्थरबाजी की गई और इस भिड़ंत में एक जमादार और 2 दुकानदारों के जख्मी होने की खबर है। और प्रफुल्ल जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रफुल्ल, पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों यहां पर पुलिस और पब्लिक आमने सामने है?
जी मैं आपको बता दूं कि ये बेतिया नवलपुर पथ में एक चमैनिया बाजार है, जहां पे आए दिन ये शिकायत मिलती रहती थी कि जो दुकानदार है वहां पे वो मुख्य सड़क की जमीन को भी अतिक्रमण कर दुकान लगा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस टीम योगापट्टी थाना की टीम जो है वो वहां पे पहुंची थी कि दुकान को खाली अतिक्रमण को खाली कराया जाए, क्योंकि आने जाने में जो वाहन होते हैं उनको परेशानी होती है, वाहन चालकों को परेशानी होती है और जाम लग जाता है, जिसको लेकर आज टीम पहुंची थी। लेकिन टीम जैसे वहां पहुंची और दुकानदारों से ये कहा कि आप अतिक्रमण खाली करें, दुकानदारों के साथ बहस हो गई और झड़प हो गई, जिसमें दुकानदार के जो लोग थे, समर्थक थे, वो लोग साथ में आ गए और पुलिस टीम के साथ हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, जिसमें 2 दुकानदार और 1 जमादार से 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये जो घायल जमादार है उनका स्थानीय पीएचसी में इलाज चल रहा है और जो दुकानदार घायल हुए हैं उनको जीएमसीएच में रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले में लेकर पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की जो कवायद है वो शुरू कर दिया है और दुकानदारों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, और जो अतिक्रमणकारी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है ताकि अतिक्रमण को खाली कराया जा सके और जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया है उन पर भी कार्रवाई की जा सके। जी, लेकिन सवाल यह है कि यहां पर ऐसी नौबत आई क्यों? जब पुलिस यहां पहुंची थी अतिक्रमण हटाने के लिए, अगर उन्हें अतिक्रमण उन्होंने कर रखा था तो हटाना भी जरूरी था। क्या पहले कोई चेतावनी दी गई थी इनको? जी बात हुई है मेरी पुलिस बड़े पदाधिकारियों से, उन्होंने ये कहा है कि बार बार वहां के दुकानदारों को ये बताया जा रहा था और हिदायत दी जा रही थी कि आप सड़क से जो है वो अपना अतिक्रमण जो है वो खाली कर लें, दुकान को थोड़ा रोड के और प्रफुल्ल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की ओर से प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। इन्हीं में से एक कहानी है आईटीसी होटल्स की, जो भारतीय संस्कृति और उसके व्यंजनों को विश्व में पहचान दिलाने में आगे रहा है। चाहे बात जन्म की हो या मृत्यु की, भारत की संस्कृति और परंपराएं भोजन से जुड़ी हुई है। Under ITC Hotels Responsible Luxury Initiative and Food Sherpa program, we do bring our guests to these places and recreate the same food in the comfort of our hotels. भारत की इसी संस्कृति और मेहमान नवाजी के मशहूर परंपरा को दुनिया भर में पहचान दिला रहे हैं आईटीसी होटल्स। देश की राजधानी दिल्ली में आईटीसी ग्रैंड भारतवर्ष की अवधारणा का प्रतीक बन चुका है। यहाँ पर लॉन्च किए गए नए स्वास्थ्य व्यंजन शामिल हैं, जिनका खाना पकाने का सामान होटल में सीधा खेतों से आता है। एक हिंदू सारस्वत थाली से लेकर बेहद लोकप्रिय विंदालू तक, कोकम के इस्तेमाल से लेकर सिरके तक, इस होटल में स्वाद की मिलीजुली संस्कृति देखने को मिलती है। इसके अलावा दक्षिण गोवा के एक शांत से कोने में बसे आईटीसी ग्रैंड गोवा में भारतीय मसालों के साथ पुर्तगाली व्यंजनों की खुशबू माहौल को एक अनोखा रंग दे देती है। आईटीसी होटल्स भारतीय व्यंजनों के स्वाद को न केवल दुनिया भर में प्रचलित कर रहे हैं, बल्कि एक बेहद शानदार तरीके से स्वाभिमान भारत की मूल भावना को सही रूप भी दे रहे हैं। और भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खबरें लगातार जारी रहेंगी, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।